मध्य प्रदेश में सिविल जज वर्ग 2 की परीक्षा में नंबर 1 स्थान प्राप्त करने वाली पूर्वी तिवारी हमारे साथ है। हम इनसे जानते हैं किस तरह से उन्होंने सिविल जज वर्ग 2 की परीक्षा में सफलता का एक परचम लहराया। पूर्वी जी, सबसे पहले आपको बधाई। और किस तरह से आपने ये तैयारी की और आपका लक्ष्य कितने वक्त में तय हो पाया? सर, इसकी तैयारी मैंने अगस्त 2017 से शुरू की थी और दिसंबर 2018 तक ये सफ़र ख़त्म हो गया। 1.25 साल में भगवान की कृपा से मुझे इसमें सफलता प्राप्त हुई। तो लंबा सफ़र ज़्यादा नहीं रहा, 1.25 साल का सफ़र रहा। आधुनिक दौर पे देखा जाता है कि अलग अलग सब्जेक्ट की ओर भागते हैं, तो क्या शुरू से आपका एम था कि हम सिविल जज बनेंगे या न्याय के क्षेत्र में कार्य करेंगे? एक एम सेट करके बना था कि कभी आपाधापी में कई और चीज़ें भी आपको करियर के बारे में विचार आता था? सर, मुझे शुरू से ही प्रशासनिक या न्यायिक सेवा में जाने का था। 12th के बाद इसलिए मैंने BLLB ऑनर्स, जो 5 इयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, मैंने वो चुना। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने सिविल जज की प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करी। इसके अतिरिक्त भी आपने क्या, जैसे मध्य प्रदेश सिविल सेवा परीक्षाएं या UPSC के एग्जाम की तैयारी, इन पे भी आपने ध्यान दिया कि सीधे यही आपका एग्जाम था पहला? सर, यही मेरा एग्जाम था पहले और इसी की तैयारी मैंने शुरू की थी। तो पहले जब आपने शुरुआत की लॉ के, तो काफ़ी कुछ आपको नॉलेज उस समय ही हो गया होगा। तो क्या कोचिंग की आवश्यकता जो होती है, क्या ऐसे एग्जाम के लिए होती है, या जो अपना जो पैटर्न रहता है लॉ का, उससे ही हम सक्सेस हो सकते हैं? सर, कोचिंग एक गाइडेंस मात्र के लिए होती है और मैंने भी कोचिंग ली थी। अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मैंने इंदौर लॉ एकेडमी से कोचिंग क्लासेस की थी अपनी। वो एक गाइडेंस मात्र के लिए था, लेकिन जो भी मेहनत है, जो भी शुरुआती आपको मेहनत करनी पड़ती है, बेयर एक्ट्स का थॉरो नॉलेज जो सब्जेक्ट्स का होना है, वो शुरुआत तो हमें खुद ही करनी पड़ती है। कोचिंग सिर्फ एक गाइडिंग फैक्टर के तौर काम करता है। सिलेबस जो होता है, इसके हम सिलेबस की बात करें और लॉ के 5 साल के सिलेबस की बात करें, तो कितना समाहित रहता है? जो सिविल जज एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, कितना आप कंपेयर करते हैं इसको? सर, जो सिविल जज का पैटर्न रहता है वो प्री मेंस इंटरव्यू 3 चरणों में रहता है। तो प्री में हमको सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, 150 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, जिसमें लॉ और GK, इंग्लिश, कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी रहते हैं। मेंस में हमको सिर्फ सब्जेक्टिव रहता है, जिसमें हमको आंसर राइटिंग, जजमेंट राइटिंग, एसे राइटिंग, समराइजेशन, ट्रांसलेशन, इन सब के पेपर्स हमारे होते हैं। और जो हमारा एकेडमिक्स रहता है उसमें भी हमको 5 साल में लॉ सब्जेक्ट्स तो रहते ही हैं, काफ़ी सब्जेक्ट्स ऐसे भी रहते हैं जो हमारे सिविल जज के सब्जेक्ट से मेल खाते हैं। 12 सब्जेक्ट्स रहते हैं टोटल सिविल जज में, तो वो 12 में से काफ़ी ऑलमोस्ट 12 या 10 तो हमको सब्जेक्ट्स BLLB में भी हमको ये चीज़ें पढ़ाई होती है। अलग अलग अगर हम प्रश्न पत्रों की बात करें, जो मेंस में 4 होते हैं, तो आप उसका किस तरह से विश्लेषण करती हैं और किस तरह से आपने उनकी तैयारी की? जी सर, चूंकि हमको प्री के बाद मेंस के लिए बहुत कम समय मिलता है और यहाँ पे जो मेंस में 4 पेपर्स होते हैं, पहला पेपर होता है जो हमको 12 सब्जेक्ट्स होते हैं, तो 6-6 करके उसमें हमको सब्जेक्टिव का पहले आंसर राइटिंग्स की क्वेश्चंस आते हैं हमको। तो पेपर 1 में सिविल का रहता है, पेपर 2 में हमको एसे राइटिंग आती है, समराइजेशन आता है, ट्रांसलेशन आता है। पेपर 3 में हमको फिर क्रिमिनल के जो 6 सब्जेक्ट्स बाकी हैं वो हमारे पेपर्स होते हैं 3 घंटे का। और 4th पेपर होता है हमारा जजमेंट राइटिंग का, जिसमें सिविल जजमेंट आता है, क्रिमिनल जजमेंट आता है, चार्ज फ्रेमिंग आता है और इशू फ्रेमिंग आता है। तो इसकी तैयारी जो है उसमें के लिए बहुत कम समय मिलता है हमको, चूंकि 30 दिन 40 दिन ही मात्र मिलते हैं। तो इनकी तैयारी हमको थोड़ा सा पहले से ही करनी चाहिए। प्री के टाइम ही मेंस की तैयारी थोड़ा सा रखनी चाहिए, क्योंकि जजमेंट तो बहुत नया रहता है। जो 12 सब्जेक्ट्स हमको मेंस में लिखने रहते हैं, वही 12 सब्जेक्ट्स के हम लोग को ऑब्जेक्टिव्स प्री में आते हैं। तो उसी समय जो प्री की तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि आपको ऑब्जेक्टिव्स भी बन जाए और उसी समय अगर कोई कहे कि इसको आप एक बार लिख के बता दो, तो आप बिना देखे आप लिखने की भी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। तो सब्जेक्ट्स की तो बात हो गई, प्री तक ही सीमित है, वो प्री में आप दोनों की तैयारी साथ साथ कर सकते हैं। प्री के बाद जो 30-40 दिन का समय मिलता है उसमें जजमेंट राइटिंग बहुत ही नया सब्जेक्ट रहता है, क्योंकि हम लोग ने ना कभी जजमेंट राइटिंग सीखी थी, ना हमको कॉलेज में कभी ये सब चीज़ें थी। तो वो थोड़ा ज़्यादा रहता है, उसमें जजमेंट राइटिंग में फोकस ज़्यादा करना पड़ता है। डेली एक जजमेंट आपको प्रैक्टिस लिखना ही चाहिए करने के लिए, क्योंकि मेनली क्या होता है जजमेंट राइटिंग में टाइम बहुत लग जाता है। जब आप शुरुआत करने बैठेंगे तो 2 घंटा 2.5 घंटा 3 घंटा में एक जजमेंट होता है और वहाँ हमको सिर्फ 3 घंटे मिलते हैं। उसमें हमको एक सिविल का जजमेंट लिखना है, एक क्रिमिनल का जजमेंट लिखना है, चार्ज भी बनाना है और इश्यूज भी बनाने हैं। तो इसकी प्रैक्टिस रोज मैंने एक सिविल एक क्रिमिनल का जजमेंट में लिखती थी और अपने गुरुजनों से चेक कराती थी उसको, ताकि उसमें जो भी कमियां हैं, खामियां हैं, वो सब मुझे पता चले और उसकी क्वालिटी में एनहांस कर पाऊँ। साथ ही साथ इसमें स्पीड भी मेंटेन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है करना, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से स्पीड भी आ गई उसमें। और जो
एसेज आते हैं तो हमको लीगल एसे आता है, हमको सोशल एसे आता है, तो जो करंट के टॉपिक्स चल रहे हैं अभी सोशल में और लीगल में, तो वो हमको ऑलमोस्ट सारे ही एस्पेक्ट्स हमको कवर करने पड़ते हैं। तो हमको उसके टॉपिक्स पहले सॉर्ट आउट हम कर लेते हैं, उसके बाद हम उस पर रिसर्च करते हैं। जजमेंट के जो जिस तरह से आते हैं वो क्या काल्पनिक रूप से तैयार करते हैं कि या पुराने जजमेंटों की तैयारी की जाए? किस तरह से जजमेंट पढ़े जाएं जो हम लोग एग्जाम में देते हैं? क्या पुराने जजमेंट आके सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन या हाई कोर्ट के जजमेंट दे दिए जाते हैं? किस तरह से होते हैं वो? नहीं सर, इसमें सिर्फ मजिस्ट्रेट लेवल के जो जजमेंट है, जो हम एज अ क्लास 2 जज सिविल जज हम जो जजमेंट कर सकते हैं, सिर्फ हमको वही प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन वो बना के देते हैं। और उसकी तैयारी मैंने ऐसे की थी कि जो प्रीवियस ईयर्स के अनसॉल्व पेपर्स थे, तो उन पेपर्स को उठा के जो प्रीवियस जजमेंट्स वो पूछ चुके हैं, जो प्रॉब्लम वो पूछ चुके हैं, उन प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व करती थी। एक जो पेपर निबंध का आपने कहा, हाँ, निबंध लिखने का होता है, उसकी कैसी तैयारी है? वो उसका विषय क्या क्षेत्र होता है? क्या लीगल से ही वो विषय होता है या कोई सामायिक विषय पर भी हम लिख सकते हैं? सर, 2 लीगल ऐसे आते हैं, एक सोशल ऐसे आता है, सामाजिक निबंध आता है, और एक लीगल ऐसे आता है। तो दोनों के अलग अलग कार्य क्षेत्र हैं। अब सोशल में अभी बहुत से टॉपिक्स हो सकते हैं जो अभी हमारे समाज में चल रहे हैं, चाहे वो कुरीतियां हो, चाहे जैसे अभी सबरीमाला टेम्पल का है, या अभी SC/ST प्रोटेक्शन एक्ट है, जो भी चीजें हैं, जो भी अभी समाज में चल रहे हैं, आयुष्मान भारत, जैसे हम लोग को इस बार आयुष्मान भारत आया था, तो उससे ये सब चीजें हमको आती हैं। प्लस उसकी तैयारी ऐसे कर सकते हैं कि आपको रोज न्यूज़पेपर आप पढ़ते रहिए, जो एडिटोरियल कॉलम आता है न्यूज़पेपर का, संपादकीय जिसको बोलते हैं, उससे काफी तैयारी हो जाती है। प्लस जो नेट सर्फिंग अगर हम करें तो आर्टिकल्स भी उसमें बहुत अच्छे मिल जाते हैं, बुक्स पढ़ना जो हम रेफर कर सकते हैं, वो सब चीजें। तो इसकी तैयारी बेसिकली जो है वो आपको प्रेजेंट सिनेरियोज में जो चल रहा है, करंट अफेयर्स में जो चल रहा है, तो आपको काफी अपडेट रहना पड़ता है उन सब चीजों से। इसकी तैयारी काफी हद तक उससे हो जाती है। लिखने की जो स्टाइल होती है वो कहीं ना कहीं मायने रखती है, क्योंकि नंबर उसी से मिलते हैं। नॉलेज तो कभी को होता है, क्योंकि कितना लिखना चाहिए ये सवाल ज्यादा उठता है। तो आप किस तरह से लिखी, जो आपने कॉपियां लिखी, और उसके बाद जो आपकी मार्किंग हुई, तो आपने एक विश्लेषण किया होगा कि इस तरह से? सर, लिखने का पैटर्न जो मैंने मेंस में देखा है, क्योंकि हमारा 5 इयर्स BLL भी था, फिर मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन भी था LLM, तो वहां मैंने ये चीज देखी कि एक आंसर को हमको काफी इलेबोरेटेड फॉर्म में लिखना पड़ता था, काफी मार्क्स, क्योंकि मार्क्स का वेटेज भी रहता था और रिक्वायरमेंट भी रहती थी कि हमको नंबर ऑफ पेजेस थोड़े से इलेबोरेटेड फॉर्म में लिखने पड़ते थे। लेकिन मेंस ठीक उससे उल्टा है। मेंस में हमको बहुत कम और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट की फुलफिलमेंट देखनी पड़ती है। वो 8 नंबर का ही क्वेश्चन आता है, लेकिन अगर हम उसमें आधा पेज भी, अगर उसका आंसर सिर्फ आधे पेज में आ रहा है, तो हम सिर्फ उतने में खत्म करें। अनावश्यक हमको उसको बढ़ाना नहीं है, खींचना नहीं है किसी भी तरह से। तो बहुत कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा मैसेज कन्वे करना, ज्यादा से ज्यादा उस बात को बता देना जो वो पूछना चाह रहे हैं, और उसको बहुत कम शब्दों में उसको सीमित रखना, ये काफी मायने रखता है मेंस में। क्या लगता है, कई ऐसी परीक्षाएं होती जिसमें सवालों के घेरे में आ जाती हैं ऐसी परीक्षाएं, तो जो सिविल जज वर्ग की जो न्यायिक परीक्षा है, इसमें भी कई बार सवाल उठने लगते हैं कॉपी चेकिंग के मामले में कि अच्छी सवाल कॉपी चेक नहीं हो रही, हमें कम मार्किंग मिली है। कई ऐसे पिटीशन भी दायर होते हैं जो कि अभी लगे भी हैं। क्या लगते हैं कि बिल्कुल विशुद्ध रूप से सही विश्लेषण हो रहा है यहाँ पर परीक्षा? जो पढ़ाई आपने जिस तरह से लिखा है, प्लस अगर उस नंबर उस हिसाब से मिलते हैं। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए वो डिससेटिस्फाई हैं, तो उनके लिए वो पिटीशन RTI से कॉपी निकलवा भी सकते हैं, और वो वहां पे चैलेंज भी कर सकते हैं, क्वेश्चन भी कर सकते हैं, कि देख भी सकते हैं कि उनको कहाँ कितने नंबर मिले और क्यों कम मिले, उसका पूरा जस्टिफिकेशन उनको मिल जाता है उसमें। अब आप सिविल जज बन गई हैं, उसके बाद न्याय क्षेत्र में आपने किस तरह से विचार किया? आखिर न्याय सस्ता भी हो और सरल भी हो और साथ में जल्दी हो, इसके लिए आप क्या ट्रिक अपनाएंगी? सर, मुझे ये सम्मानीय पद मिला है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं बहुत अच्छे तरीके से, न्यायोचित तरीके से अपनाऊंगी। बाकी मैं इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। किस तरह से जब आप तैयार कर रही थी तो परिवार का किस तरह से आपको सहयोग मिला? क्योंकि काफ़ी लंबा गेन होता है, समय भी इसमें ज़्यादा देना पड़ता है। परिवारजनों का किस तरह से आपको सहयोग मिला? बहुत सपोर्ट था, मेरी मदर का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा, क्योंकि मैंने यहाँ जबलपुर से तैयारी नहीं, मैंने बाहर से जाके तैयारी की थी। तो एक हॉस्टलर होने के नाते वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब इश्यूज आते हैं, हेल्थ इश्यूज भी आते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं जो आपके सामने आते हैं, और उनको फेस करते हुए आपको आगे बढ़ना पड़ता है। तो फैमिली का डेफिनेटली बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। एग्ज़ाम के ठीक पहले मुझे डेंगू हो गया था, मेरे मेंस के पहले, तो फिर मैं यहाँ पे आई और मुझे यहाँ एडमिट किया गया। बाद में मैंने अपने एग्ज़ाम्स दिए, तो मेरी मदर ने कभी मुझसे ये नहीं पूछा कि तुम्हारा पेपर कैसा गया। सबका मेन यही था फोकस कि तुम्हारी तबीयत ठीक रहे, पेपर्स अपने जगह हैं, लेकिन अभी पहले स्वास्थ्य तुम्हारा ठीक रहे। साथ ही साथ जब मेरे एग्जाम्स की डेट आ गई थी, तो मैंने अपने घर में भी बहुत लिमिटेड बातचीत कर ली थी। मैं मतलब 3 या 4 दिन में मेरी सिर्फ एक बार बात होती थी। तो उस वक्त भी कोई प्रेशर नहीं था मेरे माइंड में, या कभी उन्होंने मुझे फोर्स नहीं किया कि ऐसा पढ़ना, इतना पढ़ना है और ये एक ही बार में निकालना है। इस तरह से कोई भी मेरे ऊपर प्रेशर नहीं था, तो बहुत सपोर्टिव था सब कुछ। ये नहीं माना जाए, कुछ जो परिवारजन के लोग होते हैं, पारिवारिक लोग होते हैं, वो
कैरियर को अपने तरह से निकालने के लिए बच्चों पर जो प्रेशर डालते हैं उससे कहीं ना कहीं ये प्रभावित होता है, लक्ष्य नहीं हो पाता। बच्चे जो करना चाहते हैं उनको कहीं ना कहीं उसी पे फोकस होना चाहिए। बिल्कुल मैं तो यही मानती हूँ कि अगर आपको जो करना है, पहले तो सबसे पहली बात आपकी मतलब स्वतंत्र राय उसमें होनी चाहिए, आपका पूरा उसमें फोकस होना चाहिए कि आपको ये करना है कि नहीं करना। और जो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से देखा कि अगर मुझे ये करना था तो मैंने कभी भी अपना तरीका अपनाया, मतलब कभी मैंने दूसरों के ऊपर उनका तरीका या उनको फॉलो करने की मैंने कोशिश नहीं की कि लोग इतना ऐसा पढ़ते हैं, इस चीज़ से पढ़ते हैं, उस चीज़ से पढ़ते हैं। नहीं, मैंने हमेशा वो चीज़ अपने आप के ऊपर देखी जो मेरा कंफर्ट जोन था, जो मेरा कंफर्ट लेवल था, मैंने उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें फॉलो करी। और किसी को फॉलो मतलब मैंने दूसरों को देख के डिपेंडेंसी नहीं दिखाई अपनी। फिर भी डगमगाने लगते हैं, लगातार सफलता इसमें भी मिलती है। ऐसे हैं जो कि लगातार लॉ के बात करने के बाद इसी की तैयारी करते हैं, सफल नहीं हो पा रहे, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनसे मैं यही कहना चाहूंगी कि अपना लक्ष्य एक बार उन्होंने निर्धारित कर लिया है, अपना मॉरल डाउन ना करें, अपने आप की हार वो स्वीकार ना करें, डटे रहें, जुटे रहें, सक्सेस उनको अंततः मिलेगी तो आप ज्वाइन करने के बाद एडीजे की भी आप तैयारी करेंगे, उच्च न्यायिक सेवा के लिए भी बैठेंगे? सर उसके लिए बहुत समय है, अभी 7 साल का समय है। पहले मैं अपने कार्यकाल को उस भांति उस स्वरूप बना लूं कि मैं ऊपर उच्च पद पे जा सकूं। उसके लिए मेरे को 7 साल हैं अभी, तो अभी उसमें टाइम है। सोशल मीडिया में हमने पढ़ रहे थे आपके इंटरव्यू, आप सोशल मीडिया से भी दूर हो गई थी, और कितने घंटे आप पढ़ रही थी? सर जब मैं अगस्त 2017 में यहाँ से तैयारी के लिए इंदौर गई तो मैं यहीं पे अपना व्हाट्सएप, फेसबुक सब मैंने अनइंस्टॉल कर दिया था। सोशल मीडिया बिल्कुल मेरे पास नहीं था। और क्या पूछा आपने? मतलब किस तरह से मतलब आपने समय दिया और लक्ष्य को जी सॉरी। तो सर इसकी जो तैयारी थी वो मैंने मतलब जब नोटिफिकेशन आ गया तो उसके बाद मतलब कम से कम 14 से 15 घंटे मुझे इसके लिए डेडिकेट करने पड़ते थे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और प्री के साथ मेंस की तैयारी करनी पड़ती थी, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इतना टाइम आपको डिवोट करना ही पड़ेगा। और इसको और थोड़ा सा ईजी बनाने के लिए अपने लिए मैंने अपने रूम में बहुत सारे चार्ट्स लगा लिए थे, जो मेरे बेयरआर्ट्स से, जो मेरे सब्जेक्ट्स थे, उनको समराइज करके मैंने उसके चार्ट्स बना लिए थे ताकि मेरा रोज़ रिविज़न हो सके उस चीज़ का और कोई चूक ना हो जाए। सफलता के लिए अगर 3 बिंदुओं की अगर हम बात करें की जो होती हैं, तो आप क्या सोचती हैं? वो पेशेंस, परसिस्टेंस, हार्डवर्क, उसके बाद सफलता मिलना तय है। तो ये हमारे साथी पूर्वी तिवारी जिन्होंने सफलता की 3 बातें बताई, और आप उनको केंद्रित करके चलेंगे तो आपको भी किसी भी क्षेत्र में आप सफलता प्राप्त करती है। न्यायिक क्षेत्र और पूर्वी आगे निकल के कहीं ना कहीं न्याय क्षेत्र में भी गरीब असहाय को न्याय प्रदान करेगी, जिसकी जरूरत महसूस भी की जा रही है। तो आप लोग भी काफ़ी अच्छे से तैयारी कीजिए और पूर्वी तिवारी के तहत सिविल जज बनने के लिए आगे कदम बढ़ाइए। कैमरा पर्सन संदीप के साथ विवेक तिवारी, पंजाब केसरी, जबलपुर।